ये जिनफेंग पूरी तरह से एकाग्र थे, क्यूई साधना के लिए एक बुनियादी अमृत को परिष्कृत कर रहे थे। ये परिवार बढ़ रहा था और केवल ये फैन का होना पर्याप्त नहीं होगा। ये फान को और अधिक प्रतिभाओं को विकसित करने की आवश्यकता थी, चाहे वह कीमिया, कलाकृतियों के शोधन या संरचनाओं में हो। जब तक परिवार में सीखने के इच्छुक लोग थे, ये फान ईमानदारी से सिखाएगा। हुश हुश हुश। आध्यात्मिक अग्नि भड़क उठी और औषधीय द्रव पिघलता रहा। इसके बाद ये जिनफेंग ने एक हाथ की मुहर बनाई। गोली भट्ठी तुरंत खुल गई और अंदर से एक चमकदार सफेद अमृत निकला। जब तक अमृत की गुणवत्ता 50% से अधिक होगी, उसे योग्य अमृत माना जाएगा। और इस क्यूई खेती की गोली की गुणवत्ता 65% तक पहुंच गई थी। इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता था। चाचा, मैं सफल हो गया। ये जिनफेंग रोमांचित था, मानो उसने पहले ही धन का रास्ता देख लिया हो। इतने वर्षों तक कीमिया का अध्ययन करने के बाद ये जिनफेंग ने अंततः अपने पहले अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। अच्छा, अब से तुम स्वयं ही अमृत का शोधन कर सकोगे। ये फैन ने ये जिनफेंग के सिर को मंजूरी देते हुए थपथपाया। ये परिवार को अंततः एक और कीमियागर मिल गया। अब जबकि उनके पास प्रथम चरण के प्रवेश स्तर के अमृतों को परिष्कृत करने के लिए ये जिनफेंग था, तो ये फैन उच्च स्तर के अमृतों को परिष्कृत करने के लिए अपनी ऊर्जा को भी मुक्त कर सकता था। बेशक ये जिनफेंग मुफ्त में अमृत को परिष्कृत नहीं कर रहे थे। ये परिवार ने औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध कराईं और ये जिनफेंग को लाभ का 10% प्राप्त हुआ। ये फैन के वर्षों के प्रयासों के बाद उन्हें अंततः निवेश पर लाभ मिलना शुरू हो गया। ये जिनफेंग, जो एक कीमियागर थे, के अलावा जियाओडुआन, मुशी किंग और डोंग हेहे भी जल्द ही ये परिवार में आध्यात्मिक प्लांट मास्टर बनने वाले थे। एक कीमियागर की तुलना में एक आध्यात्मिक प्लांट मास्टर होना बहुत सरल था। ये का मेडिसिन हॉल व्यवसाय के लिए खुलने वाला था और ये फैन और ये जिनफेंग हर दिन कीमिया कक्ष में रहते थे, उद्घाटन के लिए अमृत तैयार करते थे। आधे महीने बाद ये फैन आत्मा शिरा खदान में गया। 3 दिन पहले ये फैन ने ये परिवार के लोगों से आत्मा एकत्रीकरण व्यूह का उपयोग करके अस्थायी रूप से साधना बंद करने के लिए कहा। आज वह दिन था। सिस्टम संयोजित करें। सभी ये परिवार के सदस्यों के साधना स्तर एक साथ एकत्रित हुए। क्योंकि उन्होंने रक्त जिनसेंग अमृत लिया था, इस महीने पूरे ये परिवार की साधना का स्तर बहुत बढ़ गया था। क्यूई साधना के 6 से 7वें स्तर तक जाना एक स्वाभाविक प्रगति थी। ये फैन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति तुरंत ही काफी बढ़ गई। मूलतः गैसीय आध्यात्मिक शक्ति चिपचिपी होने लगी तथा अंतः तरल में परिवर्तित हो गई। आध्यात्मिक शक्ति की तरल अवस्था की ताकत गैसीय अवस्था की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। आध्यात्मिक शक्ति के द्रवीभूत होने के बाद ही वह उड़ान के लिए जादुई कलाकृति को बनाए रख सकता था। ये फैन की सफलता के साथ आत्मा एकत्रीकरण व्यूह के भीतर आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन ये फान को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने उत्सुकता से अपने बैग से एक उड़ती हुई तलवार निकाली और उस पर पैर रख दिया। उड़ती हुई तलवार डगमगाई और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी और ये फैन को हवा में उड़ा ले गई। मैं अंततः उड़ सकता हूं। परमानंद स्पष्ट था। जैसे जैसे वह अपनी तलवार नियंत्रण तकनीक में अधिक से अधिक कुशल होता गया, ये फैन भी अधिक से अधिक स्थिरता से उड़ान भरने लगा। अंत में ये फैन आकाश में 10 मीटर ऊपर उड़ गया और ये परिवार की ओर बढ़ गया। आकाश में हलचल सुनकर ये परिवार के लोग एक के बाद एक ऊपर देखने लगे। तभी उन्होंने ये फैन को देखा जो तलवार पर उड़ रहा था। अरे, मेरे पिताजी उड़ सकते हैं। तलवार का उपयोग करके उड़ने में सक्षम होना क्यूई साधना के अंतिम चरण की पहचान थी। क्यूई साधना के अंतिम चरण में ये फैन की सफलता को देखकर पूरा ये परिवार रोमांचित हो गया। ये परिवार के मुखिया के रूप में ये फैन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, ये परिवार स्वाभाविक रूप से उतना ही बेहतर होगा। आधे घंटे तक आकाश में उड़ने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद ये फैन अंततः संतुष्टि के साथ नीचे उतरा। क्यूई साधना के अंतिम चरण में पहुंचकर ये फैन अब अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। इस प्रकार ये परिवार का औषधालय आखिरकार अपने दरवाजे खोल सका। 3 दिन बाद किंगयुन बाजार में ये फैन ने ली परिवार के बाजार प्रबंधक से एक दुकान किराए पर ली, जिसका मासिक किराया 30 स्पिरिट स्टोन था। एक 3 मंजिला इमारत जिसमें कोई सरणी निर्माण या ऐसा कुछ भी नहीं था, को हर महीने इतने सारे स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता होती थी। बाजार पर नियंत्रण करना वास्तव में एक लाभदायक उद्यम प्रतीत होता है। इमारत किराए पर लेने के बाद ये फैन ने कुछ फर्नीचर खरीदा और आखिरकार एक पट्टिका बनवाई। ये फैमिली एपोथेकरी आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल गई। किसानों को किसी अन्य औषधि विक्रेता के आने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। किंगयुन मार्केट में दुकान खोलना कोई असामान्य बात नहीं थी।
कई लोग ऐसा कर सकते थे। लंबे समय तक इसे संचालित करने में सक्षम होना, यही असली प्रतिभा थी। फिर भी कई लोग जिज्ञासावश येस एपोथेक्री में चले गए। एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए क्यूई संवर्धन अमृत, 5 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए क्यूई संवर्धन अमृत तथा प्रति गदा एक खंडित स्पिरिट स्टोन के लिए 10 वर्ष पुराना जिनसिंग। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक औषधियां और अमृत सभी येस एपोथेक्री में उपलब्ध थे, जिनकी कीमतें मानक दर पर निर्धारित थीं। लेकिन जब उन्होंने ऊपर लिखे कुछ शब्दों पर ध्यान दिया तो शांत साधक तुरंत उत्साह से भर गए। रक्त जिनसिंग अमृत, 400 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, 5 टुकड़ों तक सीमित। रक्त जिनसिंग अमृत। यह अमृत इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यह एक बार किंगडेन बाजार में आया था और 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की भारी कीमत पर बेचा गया था। एक साधक जिसने रक्त जिनसिंग अमृत का उपयोग किया था, वह सीधे क्यूई साधना के मध्य चरणों से अंतिम चरणों तक पहुंच गया था। इस प्रकार किंगडेन बाजार में कई साधकों के मन में अंकित हो गया था। इन निम्न स्तर के साधकों के लिए 400 आत्मा पत्थर काफी थे। हालांकि इनमें से कई किसान अलग अलग कुलों से थे। जल्द ही बहुत से लोग जल्दी में वहां से चले गए और अपने अपने कुलों को खबर भेज दी। रक्त जिनसिंग अमृत अपने कुलों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व रखता था। जितनी जल्दी कोई क्यूई साधना के शिखर पर पहुंच जाता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। जैसे ही ये के औषधालय के पास रक्त जिनसिंग अमृत होने की खबर फैली, अधिक से अधिक लोग ये के औषधालय में प्रवेश करने लगे। इतनी भीड़ देखकर जो लोग पहले अमृत और आध्यात्मिक औषधि के लिए आए थे, उन्होंने दुकान में खरीदारी शुरू कर दी। येस एपोथेक्री ने अपने भव्य उद्घाटन का स्वागत किया। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो अचानक सामने आई इस येस एपोथेक्री के पीछे छिपे हुए इरादे रखते थे। फिर भी एक बार जब ये फैन ने अपनी अंतिम चरण की क्यूई साधना शक्ति को सभी पर लागू किया, तो सभी ने अच्छा व्यवहार किया। हालांकि अंतिम चरण की क्यूई साधना को साधना जगत में मजबूत नहीं माना जा सकता, किंगडेन बाजार में यह वर्तमान में सबसे मजबूत साधनाओं में से एक थी। ये फान अपना रुख बनाए रखने के लिए पूरे दिन ये औषधालय में ही रहा। एक मजबूत किसान के बिना चीजों को नियंत्रण में रखना आसान नहीं होगा। क्विंगडेन मार्केट में औषधालय का संचालन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। भाई, ये आपको मुझे ये अमृत बेचने होंगे। दुकानदार ली ये फैन का हाथ पकड़े रहा, छोड़ने को तैयार नहीं था। दुकानदार ली, बेचो बेचो बेचो। अगर मैंने ये अमृत उपलब्ध कराए हैं तो निश्चित रूप से मैं उन्हें बेचने का इरादा रखता हूँ। ये फैन ने सावधानी से उसका हाथ खींच लिया। केवल 4 रक्त जिनसिंग अमृत बचे होने के कारण यह कई कुलों के लिए पर्याप्त नहीं था। वे जल्दी ही बिक गए। अन्य कबीले तुरंत असंतुष्ट हो गए। आपने उन्हें तो बेच दिया, लेकिन हमें नहीं। क्या आप हमें नीचा देख रहे हैं? ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए ये फान पूरी तरह शांत रहा। सज्जनों, हालांकि रक्त जिनसिंग अमृत बिक चुके हैं, ये के कीमियागर उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं। जब तक आपको उपयुक्त आध्यात्मिक औषधि मिल जाए, आप हमें परिष्कृत करने का काम सौंप सकते हैं। ये फैन का इरादा तैयार अमृत के साथ साथ कीमिया प्रक्रिया से भी लाभ कमाने का था। जब वह क्यूई साधना के मध्य चरण में था तो रक्त जिनसिंग अमृत को परिष्कृत करना ये फैन के लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब उनकी सफलता के साथ इसे परिष्कृत करना बहुत आसान हो गया है। रक्त जिनसिंग अमृत के एक बैच से कम 3 गोलियां बनाने की गारंटी थी। अतिरिक्त गोलियां कीमियागर की थीं और 200 स्पिरिट स्टोन का शुल्क देना पड़ता था। महंगा, बहुत महंगा। लेकिन यदि आप इच्छुक नहीं हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इच्छुक हैं। विभिन्न प्रमुख कुलों के लोग पक्षियों और जानवरों के झुंड की तरह तुरंत तितर-बितर हो गए, आध्यात्मिक औषधि की तलाश में वापस लौटने लगे। नतीजतन ये परिवार ने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये फैन और ये जिनफेंग के पूर्ण समर्थन से ये के मेडिकल हॉल में बिक्री के लिए पर्याप्त मात्रा में अमृत उपलब्ध हो गया। 1 महीने बाद ये फैन ने एक गिनती बनाई। कीमिया सेवा शुल्क से प्राप्त आय और बिक्री आय से केवल 1 महीने में ये के मेडिकल हॉल ने ये परिवार को कुल 1000 घटिया स्पिरिट स्टोन प्रदान किए। पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा। समझ नहीं आ रहा खर्च कैसे करूं। ये क्यूई साधना की गोली क्या बला है, अब इसकी जरूरत नहीं रही। क्यूई बढ़ाने वाला अमृत, क्यूई बढ़ाने वाले अमृत का उपयोग करके खेती करनी चाहिए। क्यूई साधना के प्रारंभिक चरण में भी साधना के लिए क्यूई संवर्धक अमृत का उपयोग करें। क्या आप कहते हैं कि यह बर्बादी है? बर्बाद क्या, मेरे पास आत्मा पत्थर है और मैं इच्छाधारी हो सकता हूँ। क्यूई बढ़ाने वाले अमृत एक व्यक्ति को प्रति माह 10 की आवश्यकता होती है, जो केवल 50 आत्मा है पत्थर। 10 लोग, क्या यह सिर्फ 500 आत्मा पत्थर नहीं है? इतने लंबे समय तक गरीब रहने के बाद
अचानक इतना पैसा कमाने से ये फैन को अचानक थोड़ा घमंड महसूस हुआ। ये जिनफेंग ने किराए के कर्मचारियों के साथ ये के मेडिकल हॉल को चलाया, इसलिए ये फैन को लगातार निगरानी करने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी उड़ती तलवार पर घर लौटते हुए ये फैन ने आत्मा एकत्रीकरण व्यू को मजबूत करने की योजना बनाई। वर्तमान आत्मा एकत्रीकरण व्यू का स्तर बहुत कम था। ये फैन ने एक ऐसा व्यू स्थापित करने की योजना बनाई जिसका उपयोग क्यूई साधना के बाद के चरणों के लिए किया जा सके। क्यूई साधना के बाद के चरणों के लिए एक आत्मा एकत्रीकरण व्यू पूर्वी पर्वत की आत्मा शिरा की सीमा के बारे में था। यदि यह और अधिक मजबूत होता तो इसमें और अधिक सुधार नहीं हो पाता। इसके अलावा जादुई कलाकृतियों का एक समूह भी बनाना था। जादुई कलाकृतियां, वस्त्र आदि सभी चीजें अवश्य होनी चाहिए। अब जब पैसा आ गया है तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए इसे तैयार करने का समय आ गया है। जिन लोगों का साधना स्तर क्यूई साधना के चौथे स्तर पर था, उन्होंने बाहर जाकर दुनिया का अनुभव करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये फैन थोड़ा चिंतित था। बच्चे बड़े हो गए थे और उन्हें कदम बढ़ाना पड़ा दुनिया में बाहर। ये जिन्हाई और उनकी पत्नी के अलावा ये परिवार के अन्य सदस्यों के अनुभव अभी भी बहुत कम थे। किसानों के लिए यह बहुत अनुपयुक्त था। ये फैन ये परिवार के सदस्यों को पिंजरे में बंद कैनरी के रूप में नहीं पालना चाहता था। गुआंगहे प्रांत दयु देश की सीमा के करीब था। अन्य प्रांतों की तुलना में, चाहे वह संसाधन हो या खेती का वातावरण, यह बहुत खराब था। दयु देश और महान चंद्र देश के बीच अंतहीन पहाड़ थे। सांसारिक दुनिया की तुलना में पहाड़ों पर साधना करने वाले साधकों के लिए साधना की प्रगति बहुत तेज होगी। इसलिए सभी कहानियों में पहाड़ों में अमर खजाने की खोज की कहानियों की कभी कमी नहीं होगी। जब ये जिनतियन और ये जिनक्यू ने ये परिवार छोड़ा तो वे पहाड़ों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। आखिरकार यह उनका पहला अनुभव प्राप्त करने का अवसर था। दोनों ही बहुत उत्साहित थे। वे ये परिवार से दूर ज्यादा समय तक नहीं रहे थे कि उनकी मुलाकात कुछ साधकों से हुई जिन्होंने उन्हें पहाड़ों में खजाने की खोज करने के लिए आमंत्रित किया। इन सभी साधकों के साधना स्तर ची साधना के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे, लगभग ये जिनतियन और ये जिनक्यू के समान, जिन्होंने स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने की तकनीक का उपयोग करके अपने साधना स्तरों को छिपा लिया था। रास्ते में चारों साधक कभी कभी ये जिनतियन और ये जिनक्यू की पीठ को घूरते रहते थे। ये जिनक्यू खूबसूरत और प्यारी लग रही थी, जबकि ये जिनतियान सुसंस्कृत और सौम्य थी। सरल शब्दों में कहें तो दोनों को धोखा देना आसान था। एक दिन तक सभी लोग सद्भावना से रहे। दूसरी रात अंधेरे में चारों अचानक उठे, एक दूसरे को देखा और उस जगह की ओर चल पड़े जहां ये जिनतियन और ये जिनक्यू थे। उसी समय उनसे कुछ ही दूरी पर अचानक एक हल्की रोशनी चमक उठी। यह रोशनी तेज होती गई और अंततः एक प्रकाश द्वार में बदल गई। सबका ध्यान प्रकाश द्वार की ओर आकर्षित हो गया। चारों साधकों की सांसें अचानक तेज हो गईं। वे मूलतः इन भोले भाले दिखने वाले किसानों को खजाने की खोज के बहाने यहां लाए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सचमुच ऐसा अवसर मिलेगा। मैंने एक विविध अभिलेख में पढ़ा कि यह प्रकाश द्वार पौराणिक अवशेषों का प्रवेश द्वार होना चाहिए। अवशेष? क्या अंदर ढेर सारा खजाना नहीं है? क्या हम अमीर नहीं हो गए? सभी साधक बहुत उत्साहित थे और उन्होंने ये जिनतियन और ये जिनक्यू पर ध्यान भी नहीं दिया जो उनके बगल में प्रकट हुए थे। यह भाग्य सचमुच अच्छा है। ये जिनक्यू बहुत रोमांचित था क्योंकि इसी यात्रा में उसे पौराणिक खंडहर देखने को मिले थे। वह घर जाने और अपने पिता के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उससे पहले 4 छोटे विरोधियों से निपटना था। इस समय चारों साधकों ने अंततः ये जिनतियन और ये जिनक्यू को देखा और उनकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। सज्जनों, अब हमारे जाने का समय हो गया है। हाँ, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये जिनतियन चारों व्यक्तियों के बयानों से पूरी तरह सहमत थे। स्वर्ण कवच तकनीक, प्रकाश शरीर कौशल, दिव्य शक्ति तकनीक। अधिकांश लोग अपने विरोधियों के विरुद्ध जादू करते हैं, लेकिन ये जिनक्यू ने उन सभी का जादू अपने ऊपर ही कर दिया। मंत्रों से सशक्त होने के बाद ये जिनक्यू ने अपने भंडारण बैग से निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति वुल्फ फैन क्लब, जिसे बनाने के लिए उसने विशेष रूप से ये फैन से कहा था, को बाहर निकाला। मैं इस अभियान का नेतृत्व करूंगा। ये जिनक्यू वुल्फ फैन क्लब को पकड़े हुए 4 साधकों की ओर बढ़ा। चारों किसान हैरान रह गए। यह कैसी युद्ध शैली थी? क्या यह सामान्य बात नहीं थी कि साधक लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर मंत्रों की बौछार करते? नजदीकी मुकाबला? ये कैसा स्कूल था? ये जिनक्यू की तुलना में ये जिनतियन की लड़ाई बहुत अधिक रूढ़िवादी थी। स्वयं पर प्रकाश शरीर कौशल का प्रयोग करने के बाद ये जिनतियन ने अपने मंत्र तैयार करना शुरू कर दिया।
ये के प्रत्यक्ष वंश में सभी के पास ग्रीन स्नेक आध्यात्मिक मूल है, जो उनके लकड़ी तत्व मंत्रों को सामान्य आध्यात्मिक मूल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अन्य सभी से ऊपर लकड़ी तत्व तकनीकों की खेती करते हैं। विशालकाय सर्प कुंडली मारे बैठा है। अचानक चारों व्यक्तियों के पैरों के नीचे से जड़ों की टहनियां उग आईं और उनके पैरों को जकड़ लिया। चारों व्यक्तियों का रंगरूप तुरंत बदल गया, क्योंकि वे जल्दी से मुक्त होने के प्रयास में मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे बच निकलते, एक विशाल वुल्फ फैन क्लब उनके सिर के ऊपर आ पहुंचा था। अपनी छोटी काया के विपरीत दिव्य शक्ति तकनीक से सशक्त ये जिनक्यू ने वुल्फ फैन क्लब को नीचे गिरा दिया, जिससे मांस और रक्त उड़ गए। कुछ सांसों के बाद युद्ध समाप्त हो गया और कुछ टूटे हुए शरीर जमीन पर रह गए। ये लोग बहुत दयनीय हैं। उन्होंने अपनी साधना का स्तर भी नहीं बताया। सिर्फ 1/3 साधना स्तर के साथ उन्होंने 4 विरोधियों को आसानी से हरा दिया था। चलो खंडहरों को देखने चलें। जैसे जैसे दूर से कदमों की आवाज धीमी होती गई, जमीन पर पड़ी एक लाश हल्की सी हिलने लगी। एक क्षण बाद लाश अचानक उठ बैठी और हांफने लगी। शुक्र है कि मैंने कछुआ सांस लेने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। हालांकि खंडहर मेरे नहीं होंगे, लेकिन तुम दोनों भी उन्हें नहीं पाओगे। उसके शब्दों में कड़वाहट के बावजूद अगले ही पल उसके पीछे से एक आवाज गूंजी, बहन देखो, किताब में जो लिखा है वह सही है। साधकों के साथ व्यवहार करते समय तुम उनके साथ सामान्य लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। भविष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए तुम्हें उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें भस्म करना होगा। जैसे ही आवाज खत्म हुई, एक लौ की लौ प्रज्वलित हो उठी। जमीन पर पड़े तीनों शवों में तुरंत आग लग गई। 2 शव धीरे धीरे जलकर राख हो गए, जबकि एक अन्य हिंसक रूप से तड़प रहा था। एक अन्य नकली था। बैठे हुए साधक के सिर में झुनझुनी हुई। यहाँ एक और जीवित व्यक्ति था और उसने खुद को और भी गहराई में छिपा लिया था। अपने कान के पास चीखें सुनकर उसकी आंखें निराशा से भर गईं। जलकर राख हो जाने के बाद भी मृत होने का नाटक करने का क्या मतलब है? अंत में जमीन पर राख के 4 ढेरों को देखकर ये जिंतियन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह कहावत बिल्कुल सही थी कि किताबों में जेड जैसे नाजुक चेहरे होते हैं और घर सोने से बने होते हैं। ये जिंतियन स्वयं को एक उत्सुक शिक्षार्थी नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। इस यात्रा से पहले भी ये जिंतियन ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थीं। अभी अभी ये जिंतियन किताबों से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में ला रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि लेखक अतिशयोक्ति कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सलाह पूरी तरह सही थी। अब से हमें स्थिर, सटीक और निर्दयी होना होगा। अगर हम मारते हैं तो हमें पूरी तरह से मारना होगा। यह मैं हूँ, गंभीर आदमी ये जिंतियन। ये जिंतियन की बात सुनकर ये जिनक्यू ने सहमति में सिर हिलाया। क्या झंझट है, उन्हें जलाकर राख कर देना बहुत झंझट भरा काम है। उन्हें कुचलकर चूर्ण बना देना अधिक आसान है। राख को बिखेरने के बाद ये जिंतियन और ये जिनक्यू अंतः प्रकाश द्वार के सामने पहुंचे। एक कदम आगे बढ़ने पर अंतरिक्ष विकृत हो गया। जब उन्हें अपनी दृष्टि वापस मिली तो वे किसी दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। यह जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, केवल दर्जनों एकड़ में फैली थी। उस स्थान के भीतर केवल एक छोटा सा पहाड़ था, जिसके नीचे औषधीय जड़ी बूटियों का एक खेत था। बाकी सब खाली था। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता ये परिवार के वर्तमान स्थान से 10 गुना अधिक थी। यदि आत्मा एकत्रीकरण समूह की व्यवस्था की जाए तो साधना की गति बहुत बढ़ जाएगी। यह स्थान आध्यात्मिक औषधियों की खेती करने तथा खेती के लिए स्थान स्थापित करने दोनों के लिए एकदम उपयुक्त था। आमतौर पर अवशेषों को प्रभावशाली साधकों द्वारा जबरन अस्तित्व में लाया जाता था, जिन्होंने बड़े सौभाग्य से स्थान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सरल शब्दों में, अवशेष को स्थानिक प्रकार का एक जादुई हथियार माना जा सकता है। यदि किसी को अवशेष का चिन्ह मिल जाए तो वह उसे नियंत्रित कर सकता है। ये जिंतियन ने एक क्षण सोचा और ये जिनक्यू से कहा कि वह पहले लौटकर ये फैन को अवशेष के बारे में बताए। यह अवशेष न केवल उनका था बल्कि ये परिवार का भी था। एक दिन बाद ये जिनक्यू ये परिवार के पास पहुंचा। पिताजी जल्दी आइए, हमें कुछ मूल्यवान चीज मिली है। ये जिनक्यू से अवशेष के बारे में विवरण सुनकर ये फैन भी चौंक गया। अपने पहले उद्यम पर इस तरह के अच्छे भाग्य, उसकी बेटी एक नायक होना चाहिए। इस समय ये फैन को अचानक हाल ही में प्राप्त इनाम एक भाग्य मूल्य याद आया। भाग्य का मूल्य जितना अधिक होगा, भाग्य उतना ही बेहतर होगा। ये फैन को एहसास हुआ कि उसने भाग्य के कार्य को कम करके आंका था और निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में उसे इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
उच्च भाग्य प्राप्त करने के बाद परीक्षणों के लिए बाहर जाना ये परिवार के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अवशेष अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ था और ये फान समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने अपनी उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित किया और ये जिनक्यू के साथ अवशेषों की ओर चल पड़ा। स्वाभाविक रूप से उसकी उड़ान की गति ये जिनक्यू के पीछे भागने से कहीं ज्यादा तेज थी। केवल 2 घंटे में वे अवशेष के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। ये फैन ने अवशेष को स्कैन किया। इतने छोटे अवशेष में केवल कुछ ही क्षेत्र थे जहां चीजें छिपाई जा सकती थीं। वे फैन का ध्यान तुरंत उनके सामने स्थित छोटे पहाड़ की ओर चला गया। गहन खोज के बाद ये फैन को वास्तव में एक गुफा घर मिला। गुफा घर बड़ा नहीं था, उसमें केवल एक ध्यान गद्दी, एक पत्थर की मेज और एक स्टोव था। पत्थर की मेज पर एक टोकन रखा गया था। चूल्हे के अंदर हरे रंग की लौ की एक लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। ये फैन का ध्यान पूरी तरह से लौ की ओर आकर्षित था। कीमिया दांव के ज्ञान को याद करते हुए ये फैन ने अपने सामने लौ को पहचान लिया। प्रस्थान अग्नि एक किंगमू अग्नि थी, जो कि रसायन विद्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दोहरे गुण वाले अग्नि तत्वों में से एक थी। यह अवशेष ये जिनतियन और ये जिनक्यू द्वारा वर्णित अवशेष से भी अधिक कीमती था। यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना चरण में एक साधक भी लुभाया जा सकता है। सौभाग्य से ये जिनतियन विश्वसनीय था, जिससे किसी भी संभावित लीक को रोका जा सका। ये फैन को भाग्य मूल्य के कार्य की गहरी समझ प्राप्त हुई। ये फैन ने तुरंत अवशेष टोकन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद जब अवशेष हिलने लगा तो जंगल में प्रकाश द्वार गायब हो गया। जब तक ये परिवार सावधान रहेगा, अवशेष का मामला फिर से उजागर नहीं होगा। अब ये फैन के पास अंततः पुरस्कार प्राप्त करने का समय था। सबसे पहले किंगमू अग्नि। ये फैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार करके सावधानी पूर्वक लपटों को लपेटा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शोधन के लिए ज्वाला में प्रवाहित किया। आधे महीने बाद ये फैन ने शुरू में किंगमू अग्नि को परिष्कृत किया था और अपने शरीर में ज्वाला को संग्रहित करने में सक्षम था। ये फैन के एक विचार से एक हरे रंग की लौ तुरंत प्रकट हुई। इस भीषण गर्मी के कारण ये जिनतियन और ये जिनक्यू को अनजाने में कई कदम पीछे हटना पड़ा। कितने मजबूत! ये फैन बहुत खुश हुआ। उनके पास एक अवशेष और किंगमू अग्नि थी। ये परिवार को बस कुछ समय के लिए एकांतवास की जरूरत थी और अगर ये फैन अपनी साधना को और बढ़ा सके तो वह सुयान को वापस ला सकता था। जियाओयान, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगा। और जिनजिया, पिताजी तुम्हें जल्द ही ढूंढने आएंगे। ये फैन को अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने में काफी समय लगा। बधाई हो मेजबान, खंडहरों पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए परिवार की शक्ति 50 गुना बढ़ गई है। एक एकल विनाश ने ये परिवार की शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ने दिया, जो दूसरे चरण तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था। दोहरी खुशी आ गई है। ये फैन ने खंडहरों के औषधीय क्षेत्र में ढेर सारी अच्छी चीजें खोज निकाली हैं। वहां बहुत सी आध्यात्मिक औषधियां थीं, जो ये परिवार के आध्यात्मिक क्षेत्र की औषधियों से भी उच्च स्तर की थीं। उनमें से कई क्यूई साधना के अंतिम चरण में उपयोग किए जाने वाले पोषण क्यूई अमृत को तैयार करने के लिए मुख्य सामग्री थे। ये फैन ने अनुमान लगाया कि ये औषधीय जड़ी बूटियां उसके लिए हजारों पोषण क्यूई अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थीं। एक पोषण क्यूई अमृत 20 आत्मा पत्थरों के बराबर है। इस लहर में उसे बहुत धन मिला था। बेशक ये सब तो मामूली बातें हैं। औषधीय क्षेत्र में ये फैन ने 3 विशेष आध्यात्मिक औषधीय पौधों की भी खोज की। फाउंडेशन स्थापना घास। फाउंडेशन स्थापना घास फाउंडेशन स्थापना अमृत तैयार करने के लिए मुख्य घटक है। सभी बड़े परिवारों और संप्रदायों के लिए फाउंडेशन स्थापना घास एक बहुत ही कीमती रणनीतिक संसाधन है। एक बार यह दिखाई दे जाए तो छीन ली जाएगी, शायद ही कभी बाजार में दिखाई दे। फाउंडेशन स्थापना घास के साथ जब तक ये फैन की कीमिया दांव कौशल दूसरे क्रम तक बढ़ जाती है, वह फाउंडेशन स्थापना अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। ये परिवार के सदस्यों के लिए फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने की अंतिम बाधा हल की जा सकती है। आज का एक बड़ा आनंद जीवन भर के लिए पर्याप्त है। जल्द ही ये फैन खंडहरों को ये परिवार के पास वापस ले आया। अंत में ये फैन ने खंडहर का दरवाजा पीछे पहाड़ में आत्मा शिरा खदान में रख दिया। इस स्थान को ये परिवार द्वारा पूर्णतः निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। ये परिवार की सीधी रेखा के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस अवधि के दौरान ये परिवार के दवा हॉल ने भी काफी पैसा कमाया था। ये फैन ने अपनी सारी बचत, लगभग 1000 आत्मा पत्थर निकाल लिए और संरचनाओं की स्थापना के लिए सामग्री का ढेर खरीद लिया।
प्रथम श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली धोखेबाज स्वर्ग संरचना चरम चरण क्यूई खेती के शौकीन से छेड़छाड़ का विरोध कर सकती है। प्रथम श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली ठोस चट्टान संरचना चरम चरण क्यूई साधना अभ्यासियों के हमलों का प्रतिरोध कर सकती है। प्रथम श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट गैदरिंग एरे आध्यात्मिक ऊर्जा के घनत्व को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। खंडहरों के भीतर ये फैन ने 1 दर्जन से अधिक साधना गुफा घर स्थापित किए, जिनमें से प्रत्येक में आध्यात्मिक शक्ति घनत्व में 30 गुना वृद्धि हुई। प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ये परिवार के सदस्यों को अब पहले की तरह दैनिक साधना के 3 घंटे के लिए आत्मा एकत्रीकरण व्यू पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके संरचनाओं ने ये फैन को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन उसे कोई पछतावा या दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ। यह निवेश सार्थक था, भविष्य में इसका पूरा लाभ उसे मिलेगा। जब अंतिम संरचना सफलतापूर्वक स्थापित हो गई तो स्पिरिट वेन खदान में एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ। कार्य पूरा करने पर बधाई, मेजबान। पारिवारिक भूमि स्तर 5 मध्यम श्रेणी की धन्य भूमि पूर्ण का दावा किया जा सकता है। इनाम का दावा करें, मेजबान। इनाम मिलने पर बधाई। पारिवारिक प्रविष्टि स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में 500 की वृद्धि, बैंगनी। बैंगनी प्रविष्टि और यह ज्ञानोदय के लिए है, इसे तुरंत लोड करें। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की तुलना में साधना के लिए उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये परिवार का ज्ञान धीरे धीरे कुछ हद तक अपर्याप्त हो गया था। ये फैन के दिव्य अग्नि नियंत्रण कौशल की तरह यह अभी भी मामूली उपलब्धि के चरण में अटका हुआ था, क्योंकि उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सका। जिस समय प्रविष्टि लोड हुई, ये फैन को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में उसकी समझ स्पष्ट हो गई है। एक के बाद एक एहसास अचानक उभरने लगे। ये फैन को ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसके मन में एक ज्योति लगातार अपना रूप बदलती रही। हर रूप स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिनिधित्व करता था। न केवल ये फैन बल्कि ये परिवार के अन्य सदस्यों ने भी एक के बाद एक ज्ञान प्राप्त किया। प्रतिभा में अचानक वृद्धि होने से पहले जो समस्याएं उन्हें समझ में नहीं आ रही थीं, उनमें से अधिकांश हल हो गईं। छोटी छोटी अनुभूतियां एकत्रित होकर ज्ञानोदय में बदल गईं। इसे समय के साथ एक प्रकार के निर्माण के रूप में भी देखा जा सकता है। दीर्घायु संप्रदाय में ये जिन्हाई जो अपनी तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण बाद 3 किंगमू चाकू तुरंत 9 में बदल गए, जिससे आकाश में निशान बन गए। अगले ही क्षण ये जिन्हाई के शरीर में अनगिनत आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई। एक ज्ञानोदय ने ये जिन्हाई के साधना स्तर को एक सफलता तक पहुंचा दिया था। क्यूई साधना के चौथे स्तर तक पहुंचे हुए उसे केवल कुछ ही महीने हुए थे, और अब वह अचानक क्यूई साधना के 5वें स्तर तक पहुंच गया। ये जिन्हाई के साथ साधना कर रहे शिष्यों के चेहरों पर पहले आश्चर्य और फिर निराशा के भाव थे। एक साथ 9 किंगमू चाकुओं को नियंत्रित करना इस तकनीक के अभ्यास की पूर्णता को दर्शाता है। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि ये जिन्हाई ने सफलता प्राप्त कर ली थी। विश्वास नहीं हो रहा कि आपने केवल एक तकनीक का अभ्यास करके सफलता प्राप्त कर ली। आखिर हम इस तरह कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यहां तक कि एक परिवर्तित आध्यात्मिक जड़ के साथ भी यह सहन करने के लिए बहुत अधिक है। केवल गुरु बाईजू ने कुछ अनुमान लगाया, सुझाव देते हुए, तुम सब पीछे हट जाओ। ऐसा लगता है कि जिन्हाई को कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसे परेशान मत करो। बाईजू हैरान रह गई। ये जिन्हाई को अचानक एक दिव्य दृष्टि मिल गई थी। उसके इस शिष्य का भाग्य असाधारण था। किसानों के लिए कभी कभी भाग्य योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बाईजू की बातें सुनकर बाकी लोग और भी ईर्ष्यालु हो गए। एक ऐसा बोध जिसे कुछ लोग अपने जीवन काल में कभी अनुभव नहीं कर पाते। अपने किसी करीबी को आत्मज्ञान प्राप्त करते देखना सबसे अधिक निराशाजनक होता है। यह केवल ये जिन्हाई ही नहीं था, ये परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की। कुछ ने अपनी तकनीकों में सफलता प्राप्त की, कुछ ने अपने साधना स्तर में तथा कुछ ने अपने रसायन विद्या कौशल में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस बीच ये के एक गुप्त कमरे में ये जिनलोंग, जो कलाकृतियों के शोधन की तकनीक का अध्ययन कर रहा था, खुशी से अभिभूत था। उन्होंने सामग्री का ढेर निकाला, उसे पिघलाया, निषेध लिखा और सामग्री तैयार की। अगले ही क्षण ये जिनलोंग के हाथ में 3 निषेधों वाली एक प्राथमिक जादुई कलाकृति प्रकट हुई। क्या यह वही कलाकृति है जिसे मैंने परिष्कृत किया है? ये जिनलोंग को यह विश्वास करना कठिन लगा कि वह इतनी आसानी से इस समस्या से बाहर आ गया, जबकि वह आधे साल से भी अधिक समय से इस समस्या में फंसा हुआ था। हालांकि ये जिनलोंग के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसने अपनी समझ को मजबूत करने के लिए कलाकृतियों को परिष्कृत करना जारी रखा।
इस बीच ये फैन की अंतर्दृष्टि भी अपने अंत तक पहुंच गई। उनका अग्नि नियंत्रण दिव्य कौशल छोटी सफलता से बड़ी सफलता तक बढ़ गया था, जिससे इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा ग्रीन स्नेक स्पिरिचुअल रूट, ग्रेट सक्सेस, फायर कंट्रोल, डिवाइन स्किल और एक अन्य कौशल के तालमेल के माध्यम से ये फैन ने सफलतापूर्वक एक नई तकनीक बनाई, ग्रीन स्नेक फायर तकनीक। इस तकनीक में अग्नि नियंत्रण दिव्य कौशल को सक्रिय करने के लिए ग्रीन स्नेक की रक्त शक्ति का उपयोग करना शामिल था, जिससे ग्रीन स्नेक अग्नि फूट पड़ती थी। विशाल शक्ति ने ये फैन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये फैन को नहीं पता था कि क्यूई साधना के अंतिम चरण में वह कितना शक्तिशाली होगा, लेकिन उसे यह आभास था कि सु के परिवार का साधक, जो पिछली बार अपनी तलवार लेकर उड़ गया था, उसके एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगा। वह सुयान को पाने के एक कदम करीब है। समय तेजी से बीतता गया और उसे पता भी नहीं चला कि आधा साल बीत चुका है। सिस्टम टैली सत्र। अपनी आंतरिक साधना में विस्तार का अनुभव करने के बाद वह सफलतापूर्वक क्यूई साधना के 8वें स्तर तक पहुंच गया। भूमिका, ये फैन जीवनकाल 74 वर्ष, स्तर क्यूई साधना 8वीं परत 22/8000, कौशल कीमिया दाओ ग्रेड 1 उत्तम 1599/1600, स्मिथिंग प्रथम ग्रेड 1599/1600, फॉर्मेशन फर्स्ट ग्रेड 1599/1600, ग्रीन स्नेक फायर टेक्निक एलिमेंट्री स्टेज 67/200, फायर फीनिक्स लॉ में महान उपलब्धि 12/400, दिव्य कौशल ग्रीन स्नेक ब्लड लाइन 877/1000, अग्नि नियंत्रण महान सफलता 21/400, पारिवारिक विशेषता बैंगनी ज्ञान, बैंगनी अमर प्रतिभा, हराबाई। मिशन परिवार उत्थान 3, शक्ति का मार्ग 3, परिवार क्षेत्र 5, परिवार जनसंख्या 2, परिवार शस्त्रागार 4, परिवार प्रभाव 1, 80/100। ये परिवार की ताकत काफी बढ़ गई थी। ये फैन ने पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ हासिल किया था। ये परिवार के पास अब अपने स्वयं के कीमियागर और कलाकृति शोधक थे। अंतर्दृष्टि के पिछले फ्लैश से ये जिनफेंग पहले से ही पहली रैंक के मध्यम ग्रेड अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर रहा था। ये जिनलुंग, जो कलाकृतियों के शोधन में प्रथम श्रेणी के मध्य चरण के करीब थे, भी ज्यादा पीछे नहीं थे। ये फार्मास्यूटिकल पैवेलियन द्वारा केवल अमृत और आध्यात्मिक औषधि बेचना एक तरह से बर्बादी जैसा लग रहा था। ये फैन ने ये फार्मास्यूटिकल पैवेलियन को उन्नत करने की योजना बनाई, जिसमें बिक्री के लिए और अधिक वस्तुएं शामिल की गईं, जैसे कि जादुई कलाकृतियां, सरणी प्लेटें आदि। भविष्य में अगर वह तावीज बनाने का हुनर सीख गया तो वह उसे भी जोड़ सकता है। अगर वे इसे ये फार्मास्यूटिकल पैवेलियन ही कहते रहे तो यह थोड़ा अनुचित होगा। यद्यपि ये फार्मास्यूटिकल पैवेलियन ने ये परिवार के उत्थान को देखा था, फिर भी ये फैन जाने देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। लेकिन विकास के लिए बदलाव जरूरी था। उन्होंने घोषणा की, इसे 1000 पत्तियों वाला मंडप कहा जाए, तथा अपनी आकांक्षा व्यक्त की कि यह विशाल महासागर की तरह भव्य और समावेशी स्थान हो, जिसमें सैकड़ों नदियां समाहित हो सकें। ये फैन द्वारा 1000 पत्तियों वाले मंडप की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या वह इस उद्यम के माध्यम से परिवार के प्रभाव के दूसरे चरण के सिस्टम कार्य को पूरा कर सकता है। परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए सिस्टम पुरस्कार सबसे प्रभावी होते हैं। यदि यह प्रभावी है तो इसके कई पहलुओं में हेरफेर किया जा सकता है। अचानक 1000 लीव्स पैवेलियन व्यापार के लिए खुल गया। दरअसल नाम अभी बदला गया था और बिक्री के लिए कई तरह के उत्पाद जोड़े गए थे। यस मेडिसिन हॉल की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा के कारण 1000 लीव्स पैवेलियन का विकास तेजी से हुआ। किंगयुन बाजार में 1000 पत्तियों वाले मंडप द्वारा बनाए गए उत्पाद धीरे धीरे गुणवत्ता का पर्याय बन गए। परिवार की शक्ति बढ़ाने के दीर्घकालिक कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान बधाई। अब आप इनाम का दावा कर सकते हैं, जैसी कि उम्मीद थी, यह सचमुच काम करता है। इनाम का दावा करो। परिवार जादू ग्रीन स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक जीतने के लिए बधाई। मेजबान, ग्रीन स्नेक रूपांतरण तकनीक, यह एक पारिवारिक जादू है। सफल साधना केवल उन लोगों के लिए संभव है जिनके पास ग्रीन स्नेक आध्यात्मिक जड़ है। ग्रीन स्नेक रूपांतरण, यह ग्रीन स्नेक की शक्ति में निहित शक्तिशाली जीवन शक्ति के माध्यम से एक आत्मा बीज को उत्तेजित करता है। एक बार सक्रिय होने पर विभिन्न स्तरों पर स्पिरिट बीजों की शक्ति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। प्रथम श्रेणी के आत्मा बीज क्यूई साधना के दौरान प्रारंभिक स्तर की आध्यात्मिक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। दूसरे दर्जे के स्पिरिट बीजों की ताकत मध्य क्यूई खेती चरण में होती है। तीसरे दर्जे के बीजों की ताकत देर से चरण में होती है और चौथे दर्जे के बीजों की ताकत चरम पर होती है। ग्रेड 5 से ऊपर की कोई भी चीज फाउंडेशन स्थापना चरण से संबंधित है। आध्यात्मिक पार्थिव प्राणी वे जीवित प्राणी हैं जो आत्मा बीजों द्वारा प्रेरित होते हैं, जिनमें चेतना की एक धुंधली सी भावना होती है और जो युद्ध में सहायता कर सकते हैं।
ग्रीन स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का परिचय पढ़ने के बाद ये फैन की सांसें स्पष्ट रूप से तेज हो गईं। यह प्रभावशाली है, उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली है। अपनी समानताओं के संदर्भ में यह कौशल किसी तरह से 100 कलाओं की पशु महारत की याद दिलाता है। हालांकि बीस्ट मास्टरी के विपरीत यह कौशल बहुत कम प्रतिबंध लगाता है। ये फैन के दिमाग में अचानक एक छवि उभरी, ये का एक व्यापक इशारा और दुश्मन का पीछा करने के लिए जमीन से निकलती अनगिनत आध्यात्मिक वस्तुएं। रोमांचक, बिल्कुल रोमांचकारी। वास्तव में ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनोखा हो। ग्रीन स्नेक स्पिरिचुअल रूट के अलावा इसमें विशेष उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। अंत में एक पारिवारिक कौशल है जो ये परिवार से संबंधित है। वास्तव में यह आत्मा संचालन मास्टर ये परिवार के लिए एक अद्वितीय शैली में विकसित हो सकता है। ग्रीन स्नेक रूपांतरण तकनीक की एकमात्र सीमाएं साधक का स्तर और आत्मा बीज हैं। आत्मिक बीजों को प्राप्त करना कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए ये परिवार के आध्यात्मिक क्षेत्र में 10 साल पुराने जिनसेंग के बीज प्रथम श्रेणी के आत्मिक बीज हैं। दूसरे दर्जे के लिए 30 वर्ष, तीसरे दर्जे के लिए 50 वर्ष और चौथे दर्जे के लिए 70 वर्ष की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक औषधि के बीज, जिनका जीवन काल 100 वर्ष से अधिक होता है, उन्हें ग्रेड 5 स्पिरिट बीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेशक भले ही ये फैन को अब ग्रेड 5 आत्मा बीज प्राप्त हो जाए, वह ग्रीन स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के माध्यम से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के बराबर एक आत्मा वस्तु को जन्म देने में सक्षम नहीं होगा। आत्मा वस्तु का प्रभाव आत्मा बीज के प्रकार पर निर्भर करता है। रक्त जिनसेंग और जिनसेंग से उत्पादित आत्मा वस्तुओं की तुलना करें तो रक्त जिनसेंग से उत्पादित पूर्व अनिवार्य रूप से ताकत में बेहतर है। एक आत्मा संचालन मास्टर, आध्यात्मिक प्लांट मास्टर, कीमियागर और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक अपराजेय टीम बनाता है। ये परिवार का भविष्य विकास पथ आकार लेने लगा है। आधे दिन बाद ये फैन ने सफलतापूर्वक ग्रीन स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली। ग्रीन स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक सीखना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ग्रीन स्नेक स्पिरिचुअल रूट हासिल करना और ग्रीन स्नेक के वंश की शक्ति को नियंत्रित करना। ये फैन ने भंडारण कक्ष से 10 साल पुराना जिनसेंग बीज निकाला और उसमें रक्त की शक्ति डालना शुरू कर दिया। शीघ्र ही बीज में परिवर्तन आ गया। ये फैन की आंखों के सामने एक गोलमटोल छोटी गुड़िया प्रकट हुई। ये फैन के एक मानसिक आदेश से जिनसेंग गुड़िया ने उस पर जादू कर दिया। इसमें उपचार करने की क्षमता के साथ साथ युद्ध कौशल को बढ़ाने की भी क्षमता थी। जिनसेंग स्पिरिट बीजों का उपयोग करके उत्पन्न स्पिरिट वस्तुएं सहायक प्रकृति की होती हैं। अन्य आत्मा बीजों के साथ मिलकर अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते समय ये लोग स्वयं एक छोटी टीम बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब से ये परिवार को बड़ी संख्या में आत्मा बीज जमा करने होंगे। ये परिवार के सदस्यों ने नए कबीले की तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। ये फैन ने ये जिन्हाई और युआन तिंगहान को भी संदेश भेजा जो दीर्घायु संप्रदाय में बहुत दूर थे और उन दोनों को घर आने के लिए कहा। दीर्घायु संप्रदाय में बाईजू के गुफा घर के भीतर। जिन्हाई, तुम्हारे पिता की कीमियागिरी की कला अद्भुत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या आपका परिवार हमारे दीर्घायु संप्रदाय को एक अमृत परिष्कृत करने में मदद कर सकता है? क्या यह संभव है? दीर्घायु संप्रदाय जीवन को लंबा करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके साधक दूसरों की तुलना में कहीं अधिक समय तक जीवित रहते हैं। साधना तकनीकों के अलावा इसका मुख्य कारण यह है कि दीर्घायु संप्रदाय के पास एक गोली का फार्मूला है जिसे दीर्घायु गोली कहते हैं। दीर्घायु गोली, जो दीर्घायु फल को अपने मुख्य घटक के रूप में उपयोग करती है, क्यूई शोधन क्षेत्र साधक के जीवनकाल को 20 वर्षों तक बढ़ा सकती है। हालांकि हाल के वर्षों में दीर्घायु संप्रदाय का कोई भी कीमियागर दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो पाया है। अब दीर्घायु संप्रदाय की दीर्घायु गोलियों की आपूर्ति समाप्त होने वाली है और उन्हें गोलियों को परिष्कृत करने में सहायता के लिए तत्काल एक कीमियागर की आवश्यकता है। हालांकि दीर्घायु गोली का गोली सूत्र दीर्घायु संप्रदाय का एक रहस्य है और एक साधारण कीमियागर से मदद मांगना एक बड़ा जोखिम होगा। सूत्र के साथ उन पर भरोसा करना तो दूर की बात है। दीर्घायु संप्रदाय से संबंध रखने वाले एक सक्षम कीमियागर को ढूंढना आसान काम नहीं है। लेकिन ये फैन का आगमन दीर्घायु संप्रदाय की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। वह रसायन विद्या में निपुण है और उसका पुत्र दीर्घायु संप्रदाय में ग्रैंड एल्डर का शिष्य भी है। दीर्घायु संप्रदाय किसी अन्य उपयुक्त कीमियागर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वे केवल ये जिन्हाई से उन्हें जोड़ने के लिए कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये फैन को मदद करने के लिए राजी किया जा सकता है। मालिक, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे
पिताजी मानेंगे या नहीं? पहले मैं घर जाकर उनसे पूछ लूं। 3 दिन बाद ये जिन्हाई और युआन तिंगहान ये परिवार के पास लौट आए। उनके साथ दीर्घायु संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग तथा कई शिष्य भी थे। पैट्रियार्क ये हमें अचानक आने के लिए खेद है। बाई जू विनम्र थी और वह ये परिवार को उनकी निम्न साधना के कारण नीची दृष्टि से नहीं देखती थी। ये फैन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला ये जिन्हाई की गुरु थीं, जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में एक शक्तिशाली साधक थीं, और उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया। एल्डर बाई, आपकी यात्रा हमारे ये परिवार के लिए सम्मान की बात है। कुछ विनम्र बातचीत के बाद ये फैन बाई जू को स्वागत कक्ष में ले गया। ये जिन्हाई ने गुप्त रूप से ये फैन को दीर्घायु संप्रदाय के अनुरोध के बारे में सूचित किया था कि वह अमृत को परिष्कृत करे। ये फैन विचार कर रहा था कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सबसे पहले दीर्घायु गोली के फार्मूले पर एक नजर डाली जाए। ये फैन की वर्तमान क्षमताओं के साथ वस्तुतः कोई भी प्रथम श्रेणी का अमृत नहीं है जिसे वह परिष्कृत न कर सके। हालांकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए उन्हें अभी भी सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। जब ये फैन बाई जू के साथ कीमिया मामलों पर चर्चा कर रहा था, ये जिन्हाई अपने कई भाइयों को ये परिवार के पास ले गया। कई वरिष्ठ भाइयों ने चारों ओर देखा और उनके हृदय घृणा से भर गए। ये परिवार काफी साधारण लग रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व इतना अधिक था कि दीर्घायु संप्रदाय के साथ इसकी कोई तुलना नहीं थी। यहाँ तक कि उनके अपने परिवारों की खेती की भूमि पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी ये परिवार की तुलना में अधिक सघन थी। एक ये परिवार जो अपने ही कबीले की भूमि में भी इतना साधारण लगता था, वास्तव में रक्त जिनसिंग अमृत जैसा अमृत पैदा कर सकता था। उम्मीद है कि उनके मालिक को धोखा नहीं मिलेगा। फिर ये जिंतियन नौकरों के साथ स्वागत कक्ष में पहुंचे। वे ट्रे में स्पिरिट फल लेकर आए। ये जिंतियन ने उनकी आंखों में तिरस्कार के भाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये आत्मा फल हाल ही में अवशेष में लगाए गए थे। कई आध्यात्मिक प्लांट मास्टर्स द्वारा विकास में तेजी लाने के कारण वे बहुत जल्दी परिपक्व हो गए। बेशक ये स्पिरिट फल सिर्फ एपेटाइजर थे। छोटे भाई, तुम काफी समय से बाहर थे। शुक्र है पिताजी ने अभी अभी कुछ चीजें परिष्कृत की हैं। यह तुम्हारा और तिंगहान का हिस्सा है। ये जिंतियन ने एक स्टोरेज बैग आगे बढ़ाया। ये जिन्हाई ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर उसे सामने ला दिया। सबसे पहले जादुई कलाकृतियों का एक सेट था, बिल्कुल युआन तिंगहान के परिवार को दिए गए 9 युआन तलवारों के सेट जैसा। फिलहाल 1000 पत्तों वाले मंडप में यही सबसे अच्छी चीज उपलब्ध है। एक सेट की कीमत 2000 स्पिरिट स्टोन है और यह हर 3 महीने में एक सेट तक सीमित है। हालांकि ये परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास एक सेट था। दीर्घायु संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में ये जिन्हाई के वरिष्ठ साथी शिष्यों के स्वाभाविक रूप से उच्च मानक थे। ये जिन्हाई को एक नहीं बल्कि एक ही बार में मध्यम श्रेणी की 9 युआन तलवारों के 2 सेट निकालते देखकर उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। यह तो बेतुका था। ये वो खजाने थे जिनका एक सेट तो उनका अपना परिवार भी नहीं निकाल पाया, फिर भी ये जिन्हाई ने यूं ही 2 सेट निकाल लिए। उनके कार्यों से यह स्पष्ट था कि ये परिवार के हर दूसरे व्यक्ति के पास भी ऐसा ही सेट था। गहरी सांस लो। उन्होंने आपस में केवल 2 सेट ही इकट्ठा किए होंगे। ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बड़े शिष्य अंततः शांत होने में कामयाब रहे, लेकिन तभी ये जिन्हाई ने अपने भंडारण बैग से दूसरी वस्तु निकाली। यह एक अमृत था। जैसे ही उसने जेड की बोतल का ढक्कन खोला, पूरे स्वागत कक्ष में एक सौंधी खुशबू फैल गई। पिताजी ने बताया कि हमारे परिवार ने हाल ही में काफी मात्रा में बनाया है। अब परिवार के सदस्यों द्वारा साधना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी अमृतों की जगह पोषण क्यूई ने ले ली है। अमृत धत तेरी की। कुछ लोग ये जिन्हाई को मारकर उसकी जगह लेना चाहते थे। यद्यपि वे पहले से ही क्यूई साधना के मध्य चरण में थे, फिर भी वे जिन अमृतों का प्रयोग करते थे वे अधिकतर क्यूई साधना अमृत थे। केवल कभी कभी क्यूई संवर्धन अमृतों का प्रयोग करते थे। एक पोषण क्यूई अमृत। उन्होंने इसके बारे में सपने देखने की भी हिम्मत नहीं की। यदि वे अपने परिवार से कहते कि उन्हें दैनिक अमृत के रूप में नर्चरिंग क्यूई एलिक्सिर चाहिए, तो संभवतः उनके पैर तोड़ दिए जाते। छोटे भाई, दिखावा बंद करो, बड़े शिष्य ने बुदबुदाते हुए कहा। ईर्ष्या की एक आंसू की बूंद उसके मुंह के कोने से टपक रही थी। यहां तक कि स्वादिष्ट फलों का भी स्वाद खत्म हो गया था। ये जिंतियन और ये जिन्हाई ने एक दूसरे को देखा। उनके होठों पर मुस्कान की एक झलक थी। वे उन्हें नीची नजर से देख सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से ये परिवार को नीची नजर से नहीं देख सकते थे। अब ये परिवार को भी अपने नुकीले दांत दिखाने का अधिकार था।
दूसरी ओर बाईजू द्वारा दिए गए अमृत सूत्र की जांच करने के बाद ये फैन ने अपने मन में कुछ गणना की और कोई समस्या नहीं पाई। यद्यपि दीर्घायु की गोली प्रथम श्रेणी के अमृतों में सबसे कठिन थी, फिर भी ये फैन के लिए यह कोई कठिनाई नहीं थी। अमृत बनाने में मदद करने के बारे में सोचते हुए ये फैन ने इस पर विचार किया और सहमति जताने का निर्णय लिया। गुआंगहे प्रांत में सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक के रूप में दीर्घायु संप्रदाय की दोस्ती ये परिवार के लिए काफी फायदेमंद होगी। प्रतिष्ठा परिवार के सत्ता में आने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक अतिरिक्त पहचान मिशन की प्रगति की दिशा में एक और कदम के बराबर है। बड़ी बाई, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। ये फैन की बातें सुनकर बाईजू में उत्साह भर गया। क्यूई साधना क्षेत्र के साधकों के लिए दीर्घायु गोली उनके जीवनकाल को 20 वर्षों तक बढ़ा सकती है। यहां तक कि आधार स्थापना क्षेत्र के साधकों पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। दीर्घायु संप्रदाय में अब एक बुजुर्ग थे जिनकी आयु सीमित थी। अगर उन्हें दीर्घायु की गोली मिल जाए तो शायद वे फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंच सकते थे और लगभग 1 दशक और जी सकते थे। कुलपति एक बार अमृत सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाने पर हमारा दीर्घायु संप्रदाय आपको निराश नहीं करेगा। जल्द ही ये फैन ये जिनक्यू और अन्य लोगों के साथ दीर्घायु संप्रदाय में लौट आया। अमृत का एक बैच कीमिया कक्ष में भेजा गया जहां ये फैन था। अपने सामने कीमिया भट्ठी को देखकर ये फैन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और मालिक को अमीर आदमी कहने लगा। प्रथम श्रेणी वाले को जादुई कलाकृतियों के रूप में उपयोग किया जाता था, जो आमतौर पर क्यूई साधना क्षेत्र के साधकों द्वारा उपयोग किया जाता था। द्वितीय श्रेणी के हथियारों का उपयोग आध्यात्मिक कलाकृतियों के रूप में किया जाता था, जिन्हें अक्सर फाउंडेशन स्थापना साधकों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और ये फैन की आंखों के सामने गोली भट्ठी एक दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक कलाकृति गोली भट्ठी थी। एक रसायनज्ञ के लिए अमृत को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक कलाकृति गोली भट्ठी का उपयोग करना एक विलासिता थी। वास्तव में ये फैन के पास जो स्वर्गीय लकड़ी की लपटें थीं, उनके साथ उसके पास दूसरे दर्जे के अमृत तैयार करने का हर मौका था। लेकिन दुर्भाग्य से ये फैन का कौशल पहली कक्षा के शिखर पर अटक गया और आगे नहीं बढ़ सका। यद्यपि ये जिनलोंग और ये जिनफेंग की कलाकृति शोधन और कीमिया कौशल में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन पहली कक्षा के अंतिम चरण तक पहुंचे बिना ये फैन के कौशल को दूसरी कक्षा तक पहुंचाने में मदद करना लगभग असंभव था। इस बार जब वे वापस लौटेंगे तो उन्हें दोनों को सावधानी पूर्वक निर्देश देने होंगे, यह देखने के लिए कि क्या वे कोई सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने विचारों को एकत्रित करते हुए ये फैन ने अंततः अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दीर्घायु गोली के लिए आवश्यक अधिकांश सामग्री आध्यात्मिक औषधियों से बनी होती है, जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी होती हैं। दीर्घायु फल, जो मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है, आश्चर्यजनक रूप से 70 वर्ष पुराना होगा। हरे रंग की लकड़ी की लौ सीधे दीर्घायु फल को घेर लेती है तथा थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इसके अंदर की अशुद्धियों को विघटित कर देती है। इस समय ये फैन अचानक दीर्घायु फल के अंदर कुछ बीजों को देखता है जो अभी भी जीवन के साथ अंकुरित हो रहे हैं। बिना अधिक सोचे समझे ये फैन जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इन बीजों को एक तरफ कर देता है और शुद्ध औषधि का घोल निकालना जारी रखता है। एक एक करके आध्यात्मिक औषधियों को परिष्कृत करके औषधीय द्रव्यों में परिवर्तित किया जाता है। ये फैन ने पाया कि कई आध्यात्मिक औषधियों में व्यवहार्य बीज होते हैं। कुछ बीज मृत हैं, जबकि कुछ अभी भी जीवित हैं। दीर्घायु गोली के लिए सामग्री के एक सेट के लिए ये फैन दीर्घायु फल द्वारा उत्पादित 3 स्तर 4 बीज एकत्र करता है। इसके अलावा वह 5 स्तर 3 बीज और 12 स्तर 2 बीज भी इकट्ठा करता है। 3 दिन बाद सभी औषधीय तरल पदार्थ पूरी तरह से एक साथ मिल जाते हैं और गोली भट्टी से एक गहरे हरे रंग का अमृत निकलता है। इस दीर्घायु गोली की गुणवत्ता प्रभावशाली 98% तक पहुंच गई। आध्यात्मिक शक्ति गोली भट्ठी के साथ संयुक्त हरी लकड़ी की लौ ने ये फैन की कीमिया क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की अनुमति दी। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ये फैन ने बाईजू को बताया। दीर्घायु गोली की गुणवत्ता को देखने के बाद बाईजू अपने आश्चर्य और उत्साह को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी। यह दीर्घायु गोली दीर्घायु संप्रदाय के अन्य कीमियागरों द्वारा पहले परिष्कृत की गई गोलियों की तुलना में काफी उच्च गुणवत्ता वाली है। यह कम से कम दीर्घायु संप्रदाय के संस्थापक बुजुर्गों का जीवन 10 साल तक बढ़ा सकती है। 10 वर्ष का जीवनकाल विस्तार मध्यचरणीय आधार संरचना को तोड़ने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देता है। आधार स्थापना क्षेत्र में एक साधक दीर्घायु संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कबीले के सरदार, ये कृपया आराम करें। मैं पहले अमृत पहुंचाऊंगा,
बाईजू ने अमृत के साथ कीमिया कक्ष छोड़ने के बाद वह तुरंत दीर्घायु संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के पास गई। संप्रदाय गुरु, यह ताजा बनी दीर्घायु की गोली है। देखिए, संप्रदाय गुरु बाई चोंगशान ने जब बाईजू द्वारा प्रस्तुत अमृत को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। बाईजू, आपको क्या लगता है कि अल्केमिस्ट ये के लिए उचित इनाम क्या होगा? प्रारंभ में दीर्घायु संप्रदाय ने ये फैन को इनाम के रूप में 3000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मुआवजा पर्याप्त नहीं है। संप्रदाय गुरु, मेरा मानना है कि हम कीमियागर ये को हमारे दीर्घायु संप्रदाय के खजाने के पहले 3 स्तरों में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं और पुरस्कार के रूप में एक वस्तु को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति दे सकते हैं, ताकि हम उसके लिए जो मूल्य रखते हैं उसे व्यक्त कर सकें। दीर्घायु संप्रदाय के खजाने के पहले 3 स्तरों में संप्रदाय के सबसे उच्च कोटि के खजाने नहीं हो सकते हैं, लेकिन उच्चतम वस्तुएं नीम स्थापना क्षेत्र तक पहुंचती हैं। यहां तक कि दीर्घायु संप्रदाय के संस्थापक क्षेत्र के बुजुर्गों को भी खजाना चुनने के लिए खजाने के पहले 3 स्तरों में प्रवेश करने का अवसर कभी कभार ही मिलता है। बाई चोंगशान ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, आइए हम अपनी ईमानदारी दिखाएं। आइए हम अल्केमिस्ट ये को दीर्घायु संप्रदाय में हमारे अतिथि बुजुर्ग बनने के लिए आमंत्रित करें और उन्हें पहले 3 स्तरों में से 2 वस्तुएं चुनने दें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तथ्य यह है कि वह इस तरह की गुणवत्ता वाली दीर्घायु गोली को परिष्कृत कर सकता है। यह दर्शाता है कि कीमियागर ये अपने कीमिया कौशल के मामले में दूसरे क्रम तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। किसी ऐसे कीमियागर को जो शीघ्र ही दूसरे क्रम पर पहुंचने वाला है, अपने पक्ष में करने के प्रयास कभी भी अत्यधिक नहीं होते। यहां तक कि अगर ये फैन केवल दीर्घायु गोली को परिष्कृत करना जानता है तो भी दीर्घायु संप्रदाय के लिए उसे जीतना सार्थक होगा। दीर्घायु संप्रदाय से इनाम के बारे में जानने पर यह फैन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दीर्घायु संप्रदाय बहुत उदार हो रहा है। हालांकि चूंकि दीर्घायु संप्रदाय इतना सम्मान दिखा रहा है, इसलिए ये फैन निश्चित रूप से अहंकारपूर्वक उनकी दयालुता को अस्वीकार नहीं करेगा। 2 खजानों में से ये फैन ने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की 2 साधना तकनीकों को चुना। पहले को बैंगनी लकड़ी का रहस्यमय कैनन कहा जाता है। यह नीम स्थापना चरण में एक लकड़ीगुण साधना तकनीक है, जिसकी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के लकड़ी के आध्यात्मिक मूल के स्तर के आधार पर साधना की गति को तीव्र कर सकती है। इसके अलावा यह एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति बैंगनी लकड़ी आत्मा तत्व की साधना कर सकती है, जो ये परिवार के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरे का शीर्षक है ग्रीनवुड ट्रू बॉडी। यह कोई साधना तकनीक नहीं है, बल्कि एक गुप्त तकनीक है जो भौतिक शरीर को उन्नत कर सकती है। बहुत से साधक शरीर साधना का अभ्यास नहीं करते हैं और विशेष रूप से शारीरिक शरीर साधना के लिए एक गुप्त तकनीक खोजना एक कठिन प्रयास है। यह तकनीक ये जिनक्यू के लिए तैयार की गई थी। चूंकि उसे शारीरिक साधना पसंद है, इसलिए उसे जारी रखने दीजिए। उनकी पसंदीदा डीप ब्लू सीरीज के अनुसार जो पात्र विशेष रूप से अपने भौतिक शरीर को विकसित करते हैं, वे कभी कमजोर नहीं होते। ये फैन के लिए पहले प्रयास में सफलता प्राप्त किए बिना अगले चरण की तैयारी करना थोड़ा असामान्य था। जब ये फैन को एल्डर टोकन मिला, जो बुजुर्ग होने का प्रतीक है, तो सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी, बधाई हो मेजबान, स्थापना संप्रदाय का बुजुर्ग बनने पर आपकी शक्ति 30 गुना बढ़ गई है। पारिवारिक शक्ति को स्तर 2 से स्तर 3 तक उन्नत करने के लिए कुल 300 शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। अमृत को परिष्कृत करने के बाद ये फैन के लिए संप्रदाय में करने के लिए और कुछ नहीं बचता है, इसलिए वह ये जिनक्यू के साथ घर लौटने की योजना बनाता है। ये फैन के कीमिया के समय के दौरान ये जिनक्यू ने दीर्घायु संप्रदाय में एक विस्फोट किया था। जब ये फैन ने ये जिनक्यू को पाया तो जिनक्यू एक पुरुष शिष्य के साथ हाथापाई कर रहा था। उसके दोनों हाथ खाली थे। इस पुरुष शिष्य का साधना स्तर अधिक ऊंचा नहीं था, वह ची साधना के दूसरे स्तर के आसपास था। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने ये जिनक्यू की तरह ही नजदीकी मुकाबले में लड़ाई लड़ी। दोनों ने बफ्स पर भरोसा किया और फिर युद्ध के लिए पास आ गए। हर वार सीधा लगा, जिससे वार की पूरी ताकत उन पर पहुंच गई। पुरुष शिष्य को इतनी जोर से मारा गया कि वह बार बार पीछे हटता रहा। ये फैन ने देखा कि दर्द से उसका चेहरा लाल हो गया था। दर्द के बावजूद पुरुष शिष्य के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। नमस्कार एल्डर, ये पास खड़े एक शिष्य ने ये फान का अभिवादन किया। वह व्यक्ति कौन है? ये फान ने ये जिनक्यू के प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा करते हुए पूछा। बड़े साहब, वह व्यक्ति हमारे दीर्घायु संप्रदाय का एक वरिष्ठ शिष्य ये जिया है। इस शिष्य से ये फैन को ये जिया के बारे में सामान्य जानकारी मिली। उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था
उसे छोड़ दिया गया था, दीर्घायु संप्रदाय में वापस लाया गया था, उसकी प्रतिभा कमजोर थी, उसे धमकाया गया था, वह मित्रहीन था और उसका उपनाम भी था। इन सभी तत्वों को एक साथ मिलाकर किसी कारणवश यह अजीब तरह से परिचित सा लगा। ये फैन लगभग किसी के पास चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा था। उसके मन में 30 साल पूर्व उसने अपने मन में उठ रहे अजीब विचारों को तुरंत खारिज कर दिया और ये जिनक्यू की ओर चल पड़ा। जिनक्यू, घर जाने का समय हो गया है। ये फैन की बातें सुनकर जिनक्यू अनिच्छा से वहां से चला गया। उपदक बाय WL.RG इतनी अच्छी गुणवत्ता का पंचिंग बैग मिलना कठिन है। ये फैन को देखते ही ये जिया का चेहरा बदल गया। नमस्कार एल्डर, ये उसके स्वर में घबराहट झलक रही थी। मैं पहले जिनक्यू को घर ले जाऊंगा। जब आप खाली हो तो ये कबीले में जिनक्यू से मिलने आना। एक आवेग में ये फैन ने जाने से पहले ये जिया को वृद्धिउत्पत्ति अमृत की एक बोतल फेंक दी। फिर वह जल्दी से अपनी उड़ती तलवार पर आकाश में उठ गया। अपने हाथ में जेड की बोतल को देखते हुए ये जिया के चेहरे की घबराहट तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। यह आदमी काफी दिलचस्प है। ये जिनक्यू अच्छा नाम है। ऐसा छोटा लड़का मिलना दुर्लभ है जिसे शरीर साधना पसंद हो। ये फैन घर लौटने के बाद उसने तुरंत 2 साधना तकनीकें निकाली जो उसने दीर्घायु संप्रदाय से प्राप्त की थीं। ये फैन ने ग्रीन वुड ट्रू बॉडी को ये जिनक्यू की ओर फेंक दिया और फिर पढ़ने के लिए पर्पल वुड मिस्टीरियस कैनन उठा लिया। विश्व के लकड़ी तत्व को संघनित करके इसे बैंगनी लकड़ी आत्मा तत्व में परिवर्तित करके यह आत्मा से जुड़ सकता है, भौतिक शरीर को संयमित कर सकता है और आत्मा का विकास कर सकता है। जब ये फैन ने पर्पल वुड मिस्टीरियस कैनन को पढ़ना समाप्त किया तो उसके दिमाग में फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। दीर्घकालिक कार्य फैमिली आर्मरी 5 पूर्ण को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक आधार चरण साधना तकनीक जो पारिवारिक शस्त्रागार के 5वें चरण का पुरस्कार है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिस्टम इनाम का दावा करो। प्रथम श्रेणी का तावीज शिल्प पुरस्कार जीतने के लिए मेजबान को बधाई। यह साधना की 100 कलाओं में से एक है। ऐसा लगता है जैसे यह व्यवस्था उसे एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बनने की ओर धकेल रही है। ताबीज बनाना वास्तव में साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यह बिक्री के लिए हो या अपने स्वयं के कबीले के उपयोग के लिए, यह एक बहुत ही मूल्यवान कौशल है। इसके अलावा ताबीजों की कीमत भी कम नहीं है। जब इन्हें 1000 पत्तों वाले मंडप में रखा जाएगा तो ये आय का एक और बड़ा स्रोत बन जाएंगे। हालांकि ये फान के पास अभी तावीज बनाने का समय नहीं है। वह जल्दी से अपने थैले से आध्यात्मिक बीजों का एक ढेर निकालता है। दूसरे और तीसरे स्तर के आध्यात्मिक बीजों को विकसित करने में ये फैन को कोई कठिनाई नहीं होती, बस इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। एकमात्र चुनौतीपूर्ण चौथे स्तर का आध्यात्मिक बीज दीर्घायु फल है। यह आध्यात्मिक बीजों में लगातार हरे सांप की शक्ति डालता है। ये फैन की रक्त शक्ति ये कबीले के अन्य सदस्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसी कारण से ये फैन उच्च स्तरों को चुनौती दे सकता है और चौथे स्तर के आध्यात्मिक बीजों की खेती कर सकता है। पूरा दिन बिताने और अपनी सारी रक्त शक्ति समाप्त करने के बाद हरे वस्त्र में एक आदमी ये फैन के सामने प्रकट होता है। वह व्यक्ति एक शक्तिशाली आभा बिखेरता है। वह क्यूई साधना के शिखर पर है जो 10वां स्तर है। क्यूई साधना के 10वें से 12वें स्तर तक व्यक्ति को क्यूई साधना के शिखर पर माना जाता है। क्यूई साधना के 10वें स्तर तक पहुंचने से व्यक्ति को आधार स्थापना क्षेत्र की ओर सफलता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। हालांकि क्यूई साधना के 10वें स्तर पर सफलता के परिणामस्वरूप फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में सबसे कमजोर क्षमता और लड़ाकू शक्ति होती है। जिन लोगों में थोड़ी प्रतिभा होती है वे आमतौर पर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले क्यूई साधना के 11वें स्तर तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करते हैं। जहां तक क्यूई साधना के 12वें स्तर की बात है वह प्रतिभाओं का क्षेत्र है। साधारण साधकों के लिए आधार स्थापना क्षेत्र तक पहुंच पाना पहले से ही एक विलासिता माना जाता है। फाउंडेशन स्थापना अमृत का उपयोग करके फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना तथा अपने जीवनकाल को सैकड़ों वर्षों तक बढ़ाना पहले से ही सीमा है। इससे क्यूई साधना के शिखर पर मौजूद लोगों में भी सबसे कम गतिविधि होती है क्योंकि वे सभी आधार स्थापना क्षेत्र में सफलता पाने के प्रयास में व्यस्त रहते हैं। अब ये कुल में एक साधक क्यू साधना के शिखर पर है। 1000 मील के दायरे में उन्हें सर्वोच्च श्रेणी का कुल माना जा सकता है। हालांकि ये कबीले की इस चरम क्यूई साधना शक्ति को केवल छद्म शिखर माना जा सकता है। आध्यात्मिक बीजों से विकसित आध्यात्मिक वस्तुएं केवल 10 दिनों तक ही जीवित रह सकती हैं।
उनमें निहित रक्त शक्ति समाप्त हो जाएगी और उन्हें पुनः विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसके कारण ये फैन की शीर्ष स्तर की क्यूई साधना सेना की खेती करने की योजना विफल हो गई। हालांकि ये फैन समान स्तर के आध्यात्मिक बीजों की काफी मात्रा में खेती कर सकता है। शेष आध्यात्मिक बीजों को सूची में डालकर ये फैन ताबीज बनाना शुरू कर देता है। ताबीज बनाने के लिए सिंबर, राक्षस रक्त, ताबीज ब्रश और खाली ताबीज जैसी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये फैन ताबीज ब्रश को स्वयं परिष्कृत कर सकता है, लेकिन बाकी सामग्री खरीदने की जरूरत है। जबकि ये फैन पैसे कमाने के लिए परिश्रम पूर्वक ताबीज तैयार कर रहा है, सो कबीले में एक 7 या 8 साल का बच्चा अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहा है। मेरे लिए ब्रेक लो, एक गर्जना के साथ वह सफलतापूर्वक क्यूई साधना के चौथे स्तर तक पहुंच जाता है। सो जिनजिया अपनी साधना के स्तर को मजबूत करने के लिए तुरंत क्यूई संवर्धक अमृत ग्रहण करता है। जब उसकी साधना का स्तर स्थिर हो जाता है तो सुजिनजिया अपनी छाती से एक जेड पेंडेंट निकालता है। यह जेड पेंडेंट उसे उसकी मां सुयान ने दिया था। उन्होंने कहा कि यह उनके और उसके पिता के रिश्ते की निशानी है। उसके पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे, यह देखते हुए कि उसकी मां उसे इतना चाहती है, वह निश्चित रूप से एक आदर्श व्यक्ति होगा। मुझे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करनी होगी, मां को पिता से मिलने के लिए वापस ले जाना होगा और मां को खुश करना होगा। यद्यपि अपने पिता को पा लेने के बाद साधना के लिए संसाधन दुर्लभ हो सकते थे और वह इन अमृतों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता था, फिर भी सुजिनजिया ने जरा भी संकोच नहीं किया। जब तक उसके माता पिता खुश रहेंगे, वह खेती के संसाधन जुटाने में सफल रहेगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह अपने पिता को भी किसान बना सके, ताकि परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह सके। चीख! खेती के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक मध्यम आयु वर्ग का किसान अंदर आता है। सुजिनजिया के हाथ में जेड पेंडेंट देखकर उस आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। यह सुयान, क्या वह अभी भी उस नश्वर के बारे में नहीं भूली है? यह नहीं चलेगा। सुनान पेई, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि सुयान कैसा कर रही है, भले ही सुयान उसकी भतीजी है। लेकिन वह सुजिनजिया के विचारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 10 वर्ष से भी कम आयु में सुजिनजिया, जो क्यूई साधना के चौथे स्तर तक पहुंच गई है और जिसके पास छठी कक्षा की लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ है, पहले से ही सुपरिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली है। ऐसी प्रतिभा के लिए उसे सुपरिवार से संबंधित होने की भावना विकसित करनी होगी। जिनजिया, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। मैं किसी से तुम्हारे लिए क्यूई बढ़ाने वाले अमृत भेजवाता हूं, तुम उनका अपनी इच्छानुसार उपयोग करो। धन्यवाद परदादा। सुजिनजिया ने सिर हिलाकर मना नहीं किया। अपनी साधना के स्तर को शीघ्रता से सुधारने और अपनी मां के साथ जाने के लिए उसे निश्चित रूप से संसाधनों की आवश्यकता है। वह भविष्य में इन संसाधनों का भुगतान करेगी। सुनान पेई उदास चेहरे के साथ वहां से चली गई और सुपरिवार के कुछ अन्य बुजुर्गों से मिली। बड़ों, मुझे लगता है कि सुजिनजिया को अपनापन महसूस कराने के लिए कुछ करना जरूरी है। चलो सुयान के लिए कोई दूसरा पति ढूंढते हैं। और इस प्रकार सुजिनजिया की मां के लिए सुपरिवार द्वारा पति की तलाश की खबर गुआंगहे प्रांत के आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। हालांकि सुयान अभी जवान नहीं है और उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है।